दोस्तों आज हम बात करेंगे 107 साल पुराने अंग्रेजी डॉक्यूमेंट के बारे में जिसने फिलिस्तीन का इतिहास हमेशा के लिए बदल दिया और ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को एक बार फिर से सक्सेसफुल बनाया। जी हां, मैं बात कर रहा हूं बैलफोर डिक्लेरेशन के बारे में जो 2 नवंबर 1917 को जारी की गई थी और इसके जारी होते ही धीरे धीरे फिलिस्तीन में यहूदी पॉपुलेशन बढ़ने लगी। 1917 से लेकर 1947 तक 30 सालों में यहूदी पॉपुलेशन 9% से 33% पहुंच चुकी थी पैलेस्टीन में, और पैलेस्टीन में जो उनका जो कंट्रोल था वो बढ़ने लगा था, जिसकी वजह से अरब और पैलेस्टीन मतलब इजराइल, जो अब इजराइल बन चुका था, उस इजराइल के बीच में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। और हम देखते हैं कि अरब और इजराइल के बीच में पहला वॉर होता है 1948 में। 1948 से यह लगातार 2024 तक चलता चला आ रहा है और इस कॉन्फ्लिक्ट का कॉन्सिक्वेंस पूरी दुनिया को झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, मेरा नाम है प्रखर त्रिपाठी एंड वेलकम टू चहल एकेडमी यूट्यूब चैनल। अपने डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि दिवाली के शुभ अवसर पर चहल एकेडमी लाई है आपके लिए कुछ स्पेशल डिस्काउंट्स अपने लाइव फाउंडेशन बैच में, साथ ही साथ रिकॉर्डेड बैच में भी। लाइव फाउंडेशन बैच जो कि 99,999 में अवेलेबल थे, वो आज केवल 49,999 रुपए में अवेलेबल हैं। और दूसरी तरफ जो लोग जॉब में हैं, लाइव क्लासेस नहीं कर सकते, उनके लिए रिकॉर्डेड बैचेस हैं जो 24,999 के थे, वो 19,999 रुपए में अवेलेबल हैं। जल्दी से जल्दी आप इन ऑफर्स का लाभ उठाने की कोशिश करिए। इसके लिए आपको एक कोड यूज करने की जरूरत है, DIWALI। इसके बारे में और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाकर क्लिक कर सकते हो और जानकारी प्राप्त कर सकते हो। साथ ही साथ यहां दिया गया है कॉन्टैक्ट नंबर 9625921993, इस पर भी कॉन्टैक्ट करके आप इन कोर्सेज के बारे में सारी की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ये एक लिमिटेड टाइम ऑफर है। लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। बैलफोर डिक्लेरेशन 107 साल में जिसने पैलेस्टीन का इतिहास बदल दिया, साथ ही साथ मिडिल ईस्ट में भी सिग्निफिकेंट चेंजेस किए। तो ये बैलफोर डिक्लेरेशन जो था, ये एक तरीके का लेटर था जो बैलफोर, आर्थर जेम्स बैलफोर ने ब्रिटिश फॉरेन सेक्रेटरी रॉथस्चाइल्ड को भेजा था। रॉथस्चाइल्ड वाज अ प्रोमिनेंट लीडर ऑफ एंग्लो जूइश कम्युनिटी। और इस लेटर में ब्रिटिशर्स ने एक मैंडेट जारी किया था। उन्होंने बताया था कि हम जूइश नेशनल होमलैंड को सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहते हैं। मतलब हम जूइश पीपल, यहूदी लोगों के लिए एक सेपरेट नेशन को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। कई सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं। कुछ लोग ये बोलते हैं कि ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान उनकी पॉकेट्स खाली हो गई थी और इस वक्त उनको जरूरत थी फंड्स की। यहूदी पॉपुलेशन हमेशा से ही बहुत ही वेल्दी पॉपुलेशन रही है, वो चाहे यूएस में हो या रशिया में। तो यूएस और रशिया के जो यहूदी हैं, उन्होंने ब्रिटिशर्स को प्रॉमिस किया था कि हम आपको सपोर्ट करेंगे वॉर लड़ने में, बट आप हमें वापस क्या दोगे? एक सेपरेट होमलैंड। तो ब्रिटिशर्स चाहते थे जूइश कम्युनिटी जो यूएस और रशिया में रह रही है उसका सपोर्ट। इसके लिए जायनिस्ट मूवमेंट चल रहा था और जायनिस्ट मूवमेंट की वजह से जो, जैसे चैम वाइजमैन जो थे, ही वॉज अ प्रोमिनेंट जायनिस्ट लीडर, तो उन्होंने जूइश होमलैंड की डिमांड को लगातार बढ़ाया था बहुत ज्यादा, और ब्रिटिशर्स भी इसमें सपोर्ट कर रहे थे। साथ ही साथ कुछ स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी इंवॉल्व थे, क्योंकि हम जिस रीजन की बात कर रहे हैं वहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेड रूट है जो कि वेस्टर्न वर्ल्ड को ईस्टर्न वर्ल्ड से जोड़ता है। इट इज सुएज कैनाल। तो इस ट्रेड रूट का एक्सेस भी ब्रिटिशर्स बार बार अपने पास रखना चाहते थे, क्योंकि जो ऑटोमन एम्पायर है, ऑटोमन एम्पायर उस वक्त उस ट्रेड रूट को ब्लॉक कर रहा था ब्रिटिशर्स के लिए। तो इस वजह से ब्रिटिशर्स उस ट्रेड रूट पर कब्जा करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया? अपने कुछ मोहरे यहूदियों के फॉर्म में वहां पर फिट कर दिए, जिससे कि इजराइल एज अ कंट्री डेवलप हुआ। ऑल्दो कई सारी कंट्रीज को इसमें बहुत चैलेंज फेस करना पड़ा, उनको अपनी फॉरेन पॉलिसीज में शिफ्ट लाना पड़ा। जैसे इंडिया की अगर हम बात करें तो इंडिया के रिश्ते इजराइल से बहुत अच्छे नहीं थे। ऑल्दो इजराइल लगातार हमें सपोर्ट प्रोवाइड करता रहा है, बट बहुत लंबे समय तक हमने इजराइल को रिकॉग्निशन भी नहीं दिया था एज ए स्टेट। हमारे देश के बहुत बड़े बड़े लीडर्स वो इजराइल को, इजराइल की हैपनिंग मतलब इजराइल के एग्जिस्टेंस को सही नहीं मानते थे। राइट, दे डिड नॉट सपोर्ट टू नेशन थ्योरी। राइट, इसका सिग्निफिकेंस क्या है बैलफोर डिक्लेरेशन का? ब्रिटिश पॉलिसी में जायनिस्ट मूवमेंट्स को सपोर्ट करने के लिए अचानक से शिफ्ट आया। वो शिफ्ट सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए था। वो शिफ्ट जो था वो अपने वॉर के खर्च को स्पॉन्सर करवाने के लिए था यहूदी पॉपुलेशन से। साथ ही साथ ब्रिटिशर्स ने कुछ जियोपॉलिटिकल अलायंसेस भी किए ज्यूस कम्युनिटी के साथ, जो यूएस और रशिया में रह रही है, उससे जियोपॉलिटिकल अलायंसेस भी इनके मजबूत हुए। प्लस फ्यूचर इंटरनेशनल एग्रीमेंट जो है उनके लिए ब्रिटिशर्स ने कई सारे प्रीसिडेंट भी सेट किए।
कि भाई अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए कोई देश क्या कर सकता है, दूसरे देशों को नुकसान भी पहुंचा सकता है, उनकी आइडेंटिटी को भी नुकसान पहुंचा सकता है। देखिए वहां पर कुछ पॉपुलेशन रह रही थी, अगर नई पॉपुलेशन वहां पर जाएगी और वो कब्जा कर लेगी तो उससे जो पुरानी पॉपुलेशन जो पहले से रह रही थी उसकी एथनिसिटी हर्ट होती है, राइट। तो ब्रिटिशर्स ने ये जानबूझ के किया था जिससे कि हम वहां पर ऑटोमन एम्पायर को वीक करें, राइट। कॉलोनियल पॉलिटिक्स, इंपीरियल इंटरेस्ट इसमें इन्वॉल्व थे, ठीक है, उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे बिकॉज ऑफ ट्रेड रूट्स। अगर लोकल कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने हमेशा लोकल, जैसे इंडिया में कास्ट के बेसिस पर उन्होंने डिवाइड किया पॉलिटिक्स को जिससे कि उनको फायदा मिले, तो कास्ट के बेसिस पर हमें डिवाइड करने का पूरा श्रेय ब्रिटिशर्स को ही जाता है। यहां पर लोकल पॉलिटिक्स में जब हमेशा टेंशन रहेगी तो नेशनलिज्म डेवलप ही नहीं होगा, राइट। तो इस वक्त पर अरब नेशनलिज्म धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। अरब्स और ऑटोमन्स के बीच में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे। अरब्स चाहते थे अपनी अलग आइडेंटिटी बनाना और ऑटोमन्स चाहते थे अरब्स को भी टर्कीफाई करना, मतलब कि उनके ऊपर भी टर्किश रूल स्टैब्लिश करना। ऑल्दो कई सारे अरब कंट्रीज में कई सारे लीडर्स ऐसे थे जो ऑटोमन एम्पायर के बहुत बड़े भक्त थे, बट फिर भी ऑटोमन अरब्स में नेशनलिज्म लगातार बढ़ता जा रहा था और इसी का फायदा उठाया ब्रिटिशर्स ने। ब्रिटिशर्स ने जो अपने कमिटमेंट किए थे अरब लीडर्स को कि हम आपको फ्री कर देंगे, इंडिपेंडेंट कर देंगे, उन्होंने एक नया अपना चाल चली और इजरायली पीपल, यहूदी लोगों को वहां पर मिडिल ईस्ट में जाकर के डिस्प्लेस कर दिया, राइट। आखिरकार कुछ कंट्रोवर्सीज भी आती हैं, जब कोई भी चेंज होते हैं तो उसमें कुछ कंट्रोवर्सीज आती हैं। जैसे सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी ये थी कि भाई ब्रिटिशर्स को किसने ये राइट दिया कि वो ऑटोमन एम्पायर के लैंड को किसी और कम्युनिटी को या किसी और पॉपुलेशन को रहने के लिए दे देंगे। ब्रिटिशर्स को किसने राइट दिया? क्योंकि ये लैंड तो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में आता था, यहां पर ऑटोमन्स का रूल था, राइट। कुछ अरब प्रोमिसेस के साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट मैं आपको पहले ही बता चुका हूं। साथ ही साथ पैलेस्टीनियन लीडर्स का इनपुट नहीं लिया गया। जब ब्रिटिशर्स ने ये पूरी की पूरी कहानी करी तो इस वक्त पैलेस्टीनियन लीडर्स का कोई भी इन्होंने इनपुट नहीं लिया, उनसे नहीं पूछा कि भाई आप क्या इनको एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि कहीं ना कहीं ये लैंड इनके जो बिलीफ्स हैं उनसे भी बिलोंग करता है और यहां पर पहले से कुछ पॉपुलेशन तो रह रही है, ठीक है। तो पैलेस्टीनियन लीडर्स से भी कुछ नहीं पूछा गया। लॉन्ग टर्म इफेक्ट क्या होते हैं? इजरायली और पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाता है, राइट। उसके अलावा जायनिस्ट मूवमेंट जो है वो लेजिटिमाइज हो जाता है। ये माना जाता है कि जायनिस्ट मूवमेंट क्या हो गया? लेजिटिमाइज हो गया, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया। और 1948 तक हम देखते हैं कि इजराइल अपने आप को एक स्टेट डिक्लेयर कर देता है। इजराइल को रिकॉग्निशन भी दे देती है बहुत सारी कंट्रीज, राइट। इसकी वजह से बहुत बड़ा रिफ्यूजी क्राइसिस भी होता है। एक बहुत बड़ी संख्या में यहूदी लोग जो हैं वो इजराइल जा रहे होते हैं और इजराइल से पैलेस्टीनियन जो लोग हैं वो भी शिफ्ट हो रहे होते हैं। तो पैलेस्टीनियंस ने इसकी वजह से बहुत बड़ा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और रिफ्यूजी क्राइसिस भी झेला। साथ ही साथ जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ जाती हैं। मिडिल ईस्ट के साथ कई सारी कंट्रीज के रिलेशंस खराब हो जाते हैं और कई सारी कंट्रीज जब इजराइल को रिकॉग्नाइज करती हैं तो बाकी की सारी अरब कंट्रीज के साथ उनके रिलेशंस अच्छे नहीं रह जाते हैं, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में ही रहा। इसके साथ ही साथ इसकी जो लेगेसी कंटिन्यूज टू बी अ रेफरेंस पॉइंट इन डिस्कशंस अबाउट इजरायली लेजिटिमेसी एंड पैलेस्टीनियन राइट्स। जब भी हम बात करते हैं पैलेस्टीनियन ह्यूमैनिटेरियन राइट्स के बारे में, साथ ही साथ इजराइल एज अ कंट्री की लेजिटिमेसी के बारे में, तो हम वापस बैल्फोर डिक्लेरेशन पर जाते हैं और 1917 से हम इस पर बात करते हैं। तो इसलिए बैल्फोर डिक्लेरेशन वाज अ डिस्टर्बिंग डिक्लेरेशन। इसमें किसके इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे? केवल और केवल वेस्टर्न वर्ल्ड के इंटरेस्ट इन्वॉल्व थे। इसकी वजह से हम देखते हैं कि वेस्टर्न वर्ल्ड को अपना एक मोहरा मिल गया ऐसा जिससे कि वो मिडिल ईस्ट पर अपना दबाव बना सकते हैं, मिडिल ईस्ट पर प्रेशर बनाए रख सकते हैं। आज ये भी है कि ये एक रिसोर्स रिच रीजन है, तो रिसोर्स रिच रीजन होने की वजह से भी वेस्टर्न वर्ल्ड लगातार इस एरिया पर, इस रीजन पर अपना कंट्रोल बनाए रखना चाहता है। यहां पर एक मैंने क्वेश्चन भी ऐड किया है इससे रिलेटेड कि बैल्फोर डिक्लेरेशन क्या है, डिस्कस इट्स सिग्निफिकेंस एंड इंप्लीकेशंस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस, कॉलोनियल पॉलिटिक्स एंड इट्स इंपैक्ट ऑन इजरायली पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट। अपने आंसर में आपको क्या इवैल्यूएट करना है? मोटिवेशंस बिहाइंड इट्स इश्यूएंस, द कंट्रोवर्सीज सराउंडिंग इट and its long term effects on the geopolitical landscape of the Middle East region, right? ये सारी की सारी चीजें मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूं। If you find this video informative, for more such informative videos, do subscribe to the channel. Thank you so much.